सो ईयर 2026 स्टार्ट हो चुका है। अभी हमको कुछ म्यूचुअल फंड ऐसा चाहिए जहां पे हम लॉन्ग टाइम के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड जो रिलायबल भी है, बहुत अच्छा भी है। करंट सिचुएशन में टॉप 5 म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करेंगे विथ डिटेल। ठीक है, सो चलो स्टार्ट करते हैं। काउंटडाउन हमारा नीचे से स्टार्ट होगा, मतलब 5वें नंबर से स्टार्ट होगा एंड नंबर 1 वाला जो फंड होगा वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। उसका सीएजीआर ऑन टॉप होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस लिस्ट पे नंबर 5 पे मैंने रखा हुआ है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को। ये जो फंड है फ्लेक्सी कैप फंड है, आप सब लोगों को पता है। इवन इसमें मैंने 2019 जो कोविड का टाइम था तभी मैंने इन्वेस्ट करा था एंड अच्छा, बहुत ही अच्छा, नॉट ओनली अच्छा, बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न मिला था। अगर आप इसका हिस्ट्री देखोगे तो चौंक जाओगे, मतलब किस तरीके से ये बढ़ा है 2019 से 2020 से लेकर 2024 के बीच में। सो इस फंड की साइज की मैं बात करूं तो देखो 1,33,300 करोड़ का इसका टोटल AUM है, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका 1,33,300 करोड़ का है। अगला जो चीज है वो ये है भाई एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान में जो है अगर आप देखो तो 0.63% का है, वहीं पे डायरेक्ट जो रेगुलर प्लान होता है उसमें 1.28% का है। तो मतलब जो डायरेक्ट प्लान है उसमें आपको चीपर मतलब मिलेगा। जो एक्सपेंस रेशियो है, कुछ ही मतलब चीजें आपको देखना पड़ता है जिनमें से एक्सपेंस रेशियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी चीजों को देख के ही आप अप्लाई करते हो किसी भी म्यूचुअल फंड में। तो अगर आप देखो एग्जिट लोड, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है कि मतलब आज मैंने किया और 1 साल के अंदर मुझे उसको एग्जिट भी करना पड़ेगा, तो एग्जिट लोड भी मतलब बहुत सारे म्यूचुअल फंड में बहुत हाई रखा है। लेकिन यहां अगर आप देखोगे 2% रिडम्पशन चार्ज आपको देने पड़ेंगे अगर 1 साल के भीतर आप इसको एग्जिट कर रहे हो। वंस आपने मतलब अपना SIP कर लिया या फिर हो गया आपने वन टाइम कर लिया, तो उस केस में अगर आप 1 साल के अंदर ही अंदर उसको रिडीम करके अपने अकाउंट में लेना चाहते हो तो 2% का जो है आपको रिडेम्पशन चार्जेस देना पड़ेगा। वहीं पे अगर 1 से 2 साल के अंदर देखोगे तो आपको 1% का देना पड़ेगा एंड 2 साल क्रॉस हो जाते ही आपको कोई भी रिडेम्पशन चार्ज देना नहीं पड़ेगा। इसका पोर्टफोलियो या फिर स्ट्रेटेजी की मैं बात करूं तो ये फ्लेक्सी कैप है। और फ्लेक्सी कैप का क्या मतलब जो स्ट्रेटेजी रहता है वो आप देख सकते हो। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, किसी में भी ये पैसे डाल सकता है, कोई भी कंपनी में ये पैसे डाल सकता है। लेकिन इसको पहले ये इसको मतलब देखता है कि अच्छा है नहीं है। वो तो सारे के सारे वैसे म्यूचुअल फंड वगैरह देखते हैं क्योंकि फंड मैनेजर बहुत ही मतलब टैलेंटेड लोग रहते हैं। देखते हैं कि कहां पे हम पैसे लगा सकते हैं और हमको लॉस भी ना हो, तो गलती की गुंजाइश बहुत ही कम होता है। लेकिन क्योंकि ये वाला फंड बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है तो इसका जो फंड मैनेजर है वो भी बहुत अच्छा है। और अगर आप देखो तो ये डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों ही सेक्टर में पैसे लगाती है। इंडिया में देखा जाए तो अबाउट 72 जो है 80% इंडिया में मतलब यूज करता है पैसे को। एंड बाकी देखा जाए तो हाईएस्ट अप टू 35% का जो फंड है वो यूएस बेस्ड, मतलब यूएस बेस्ड टेक कंपनी, जो टेक जायंट है उन सभी में भी इन्वेस्ट करती है। जैसे कि अल्फाबेट हो गया, मतलब जो आपके माइक्रोसॉफ्ट है, इन सभी बड़े बड़े कंपनीज में अप टू 35% अपना जो फंड का है वो यहां पे भी इन्वेस्ट होता है। मतलब यूएस वर्ल्ड का बिगेस्ट इकोनॉमी है तो उसको भी थोड़ा बहुत टारगेट रखना पड़ता है, जो कि ये बखूबी वो काम को मतलब करता है। और अगर आप देखो तो अभी के टाइम में 80 to 85% जो पैसा है ना वो भाई इंडिया में ही ज्यादातर इन्वेस्ट कर रहा है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप की जो फंड मैनेजर है उनका जो कहना है उसके हिसाब से। ठीक है, अगर आप देखोगे टॉप होल्डिंग इन इंडिया, मतलब ये इंडिया में किन किन स्टॉक को, किन किन कंपनी के स्टॉक को जो है होल्ड करके रखा हुआ है, अगर आप देखो तो HDFC बैंक का है, उसके बाद पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का है, देन बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी में, कोल इंडिया एंड ITC, इन सभी बड़े बड़े जगह पे जो है इन्वेस्ट करके रखा हुआ है ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप मतलब पराग पारिक फंड ने। अब देखो ये कंपनी ना कोई ऐसा स्टॉक को नहीं उठाएगा जो वाला कंपनी मतलब अभी अभी ओपन हुआ है एंड उसका कोई, हाँ ऐसा हो सकता है जैसे कि अगर आप बात करो, देखो बहुत बड़ा कोई एक कंपनी है रिलायंस है, रिलायंस जियो का अगर कोई आ जाती है IPO तो डेफिनेटली ये वाला कंपनी उसके बारे में भी सोच सकता है, क्योंकि ये बोरिंग स्टॉक को देखता है। जो बिग जायंट है ना, और जायंट लोग इतना ज्यादा बढ़ते नहीं है, आपको पता रहेगा ना, वो इतना ज्यादा मतलब फुर्र करके बढ़ जाएगा, फुर्र करके नीचे आ जाएगा, ऐसा होता नहीं है। बहुत ही स्लोली वो बढ़ता है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये अपने जो पैसे हैं वो बनाते हैं एंड मार्केट को खुद ही टाइम देता है कि ये खुद मार्केट रियलाइज करे कि ये जो स्टॉक है ये कितना अच्छा है। देखो क्यों हम इसमें इन्वेस्ट करें, क्योंकि अगर आप हिस्ट्रिकल इसका रिटर्न देखें तो बहुत अच्छा रिटर्न है इसका, हिस्ट्रिकल रिटर्न। और
एक्सपेक्टेड है कि 2026-27 के अंदर ये जो है 12 से 15% के बीच में जो है अपना सीएजीआर को रख सकता है। तो ये बहुत ही बढ़िया एक सीएजीआर होने वाला है और इसका रीजन यही है कि इसका एयूएम बहुत बड़ा है, 1.3 लाख करोड़ का है, जो कि बहुत बढ़िया है। एंड अगर देखा जाए तो ये लार्ज कैप में भी इन्वेस्ट करती है, साथ साथ स्मॉल कैप में भी इन्वेस्ट करती है। तो स्मॉल कैप जो है अपना ग्रोथ रेट हाई रखता है, मतलब अगर स्मॉल कैप बढ़ता है ना तो उसका जो सीएजीआर होता है बहुत हाई होता है, 20-30%, कुछ कुछ केस में जो है आप 40-50% भी देख सकते हो। तो उस तरीके से इसका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई है, तो आप इसके ऊपर एक अच्छा खासा बिलीव कर सकते हो। अगर इस फंड का रिटर्न आप देखोगे तो देख सकते हो ये वाला फंड लास्ट 3 इयर्स का जो इसका सीएजीआर है 21.63% का है, मतलब ह्यूज रिटर्न आपको 3 साल में दिखेगा। वहीं पे अगर आप 5 साल में यहाँ पे कर देता हूं तो 5 साल में ये 20% से ही मतलब अपना जो रिटर्न है वो दिया है। अगर हम देखेंगे ऑल टाइम में तो ऑल टाइम में इसने 19.25% का जो है रिटर्न दिया हुआ है। तो इस तरीके से ये वाला अभी तक का इसका हिस्ट्रिकल रिटर्न है भाई 20% का सीएजीआर रख रहा है, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते ऑल टाइम में इतना रिटर्न। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो ये वाला फंड एक अच्छा चॉइस 2026 में हो सकता है। फंड नंबर 4 पे आती है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये एक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और अगर आप देखोगे करंटली एक स्मॉल कैप फंड के लिए अगर आप फंड साइज देखोगे 68,287 करोड़ का जो है इसका टोटल एयूएम है। तो आप समझ सकते हो एक स्मॉल कैप के लिए ये जो साइज है बहुत ही ह्यूज साइज है। और भाई इसका जो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है 200 से भी ज्यादा स्टॉक को जो है अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करता है। सो ये किसी भी देखो किसी भी स्मॉल कैप फंड के लिए ये एक बहुत ही बड़ा मतलब एडवांटेज है। अगर आप देखोगे तो अदर जितने सारे जो स्मॉल कैप फंड है वो अबाउट कोई 50-60 स्टॉक को रख लेते हैं, लेकिन ये जो है एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो को होल्ड करने में बिलीव रखता है। एंड अगर आप देखोगे तो ये मतलब इसका एक्सपेंस रेशियो भी आप देख सकते हो 0.66% डायरेक्ट में है, वहीं पे 1.4% रेगुलर में आपको दिखेगा मतलब एक्सपेंस रेशियो। वहीं पे रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे हाई आपको दिखेगा, उसका रीजन भी यही है। और यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 2 इयर्स एबव अगर आप रखते हो तो यहाँ पे एग्जिट लोड जो है नील हो जाती है। तो उस हिसाब से भाई अभी के टाइम में ये वाला जो फंड है 2026 में मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में मतलब बिलीव करती है। टॉप होल्डिंग 3% जो है इसमें है, साथ साथ एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक में भी इसका बहुत ही ह्यूज नंबर पे होल्डिंग्स है। और अगर आप देखो तो करूर व्यास बैंक एंड वेल, ठीक है, वेल में भी इसका अच्छा खासा बड़ा एक पोर्शन का स्टॉक इसने होल्ड करके रखा हुआ है। सेक्टर फोकस कौन सा करता है देखो, कैपिटल गुड्स, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज और जो है अगर आप देखो तो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सभी थेम में जो है मतलब इन सभी सेक्टर में ये पैसे लगाती है। अगर आप एक्सपेक्टेड रिटर्न देखोगे तो ह्यूज नंबर है भाई, 18 से 22% का सीएजीआर ये रखने वाला है। ऐसा अभी के टाइम में एक प्रिडिक्ट लगाया जा रहा है कि 2026, 27, 28 मतलब आने वाले जो सालें होंगे 2029 तक, उसके बीच में जो है इसका जो सीएजीआर होने वाला है वो अबाउट 18 से 22 होने वाले हैं। कोई इन्वेस्टमेंट का जो है यहाँ पे सलाह नहीं है, खाली यहाँ पे जो डेटा है उसके बेसिस पे मैं आपको एजुकेट करना चाहता हूँ। दैट्स इट। मेरे सुन के कोई इन्वेस्टमेंट मत करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से एडवाइस लेना। तो क्यों मैंने ये स्मॉल कैप को मतलब पिक किया है, इसका रीजन यही है कि जब भी मतलब कोई अगर बहुत ही वैल्यूएबल स्मॉल कैप फंड आपको मिलता है एंड वो जब बढ़ना स्टार्ट होता है ना तो अनबिलीवेबल रिटर्न आपको देता है, 50-60% तक का भी इंटरेस्ट रेट आपको मतलब रिटर्न दे देता है एक साल में, ठीक है। तो दैट्स वाई मैंने इसको पिक किया है। निपॉन इंडिया का रिटर्न देखे तो 3 साल में 21.01% का है, मतलब इतना ज्यादा हाई सीएजीआर कौन से कंपनी में है। अभी मैंने जो पराग पारिक दिखाया ना उससे भी ज्यादा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा लास्ट 3 इयर्स में। वहीं पर अगर आप देखोगे लास्ट 5 इयर्स में तो भाई लास्ट 5 इयर्स में इसने 27% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। और ऑल टाइम की बात करूं ऑलमोस्ट 24% के करीब करीब इसने रिटर्न दिया है, जो कि मतलब एकदम ब्रिलियंट है, ठीक है। इस लिस्ट में नंबर 3 पे है एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड और यहां पे इसको रखने का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले अगर आप देखो तो इसका जो फंड साइज है वो बहुत ही बड़ा फंड साइज है। एक मिड कैप के हिसाब से 92,642 करोड़ का इसका जो एयूएम है वो है और बहुत ही बड़ा है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो 0.71% से मतलब ये डायरेक्ट में 0.71% का है, वहीं पे रेगुलर देखा जाए तो 1.36% का है। लेकिन जो एक्सपेंस रेशियो है पराग पारिक में सबसे बढ़िया आपको देखने के लिए मिला
इसका जो फंड मैनेजर है चिराग सेतलवर है और सबसे बढ़िया जो बात है ना वो ये है कि ये जो है 2007 से इस वाले फंड को मैनेज कर रहे हैं एंड अभी भी अच्छा खासा रिटर्न जो है अच्छा खासा दे रहा है। तो वो आप समझ सकते हो 2007 से मैनेज करते आ रहे हैं एंड अभी भी उसी फंड पे टिके हुए हैं। इस फंड को चूज करने का रीजन भी आप देख सकते हो, अबाउट 70 to 80 स्टॉक इस वाले फंड में अभी करंटली जो है लेकिन जो रिस्क है ना, जो रिस्क है वो बहुत कम है। इस तरीके जो बोरिंग शेयर्स होते हैं जो मैं आपको पराग पारिक में बता रहा था, जो कि मतलब इतना ज्यादा नीचे नहीं जाएगा लेकिन धीरे धीरे ऊपर जाएगा, तो उसी टाइप का जो है ये फंड है एंड इतना ज्यादा रिस्क इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा नहीं। और टॉप होल्डिंग अभी के टाइम में इसका कौन कौन से सेक्टर में है, कौन कौन से कंपनी में है वो आप देख सकते हो। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज में जो है इसका टॉप होल्डिंग है, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड फेडरल बैंक में जो है अच्छा खासा लीडिंग जो है यहाँ पे ये इन्वेस्टर है। और साथ साथ देखा जाए तो इंडियन बैंक, एचपीसीएल में और भाई बालकृष्ण इंडस्ट्री में भी इसका जो है इन्वेस्टमेंट है एंड इसका जो फंड साइज है उसका अबाउट 27% तो खाली फाइनेंशियल सेक्टर में है। दैट्स वाई यहाँ पे एक स्टेबिलिटी आ जाती है क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर इतना ज्यादा नीचे नहीं, जो बैंकिंग सेक्टर है वो इतना ज्यादा नीचे नहीं आता है, एनबीएफसी वगैरह है वो इतना ज्यादा नीचे क्रैश नहीं करता। हाँ क्रैश मतलब नीचे तो आता है लेकिन इतना ज्यादा क्रैश नहीं करता है। दैट्स वाई यहाँ पे ये लोग इतना ज्यादा मतलब ये फंड बढ़ता भी नहीं है, लेकिन एक स्टेबल जो भी लोग मतलब ऐसा चाहते हैं कि मुझे रिस्क ना मिले तो वो इन वाले मतलब फंड को चूज कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड करा जा रहा है कि 2026 से 2030 के बीच में जो ये फंड है 14 to 17% का सीएजीआर रख सकता है। ये जो फंड है भाई दबा के रिटर्न आपको दिया हुआ है 26.14% का लास्ट 3 ईयर में इसका सीएजीआर है। आप समझ सकते हो कितना ज्यादा यहाँ पे रिटर्न देते हुए। सारे के सारे जो दो म्यूचुअल फंड मैंने पीछे छोड़ा है उन दोनों को बीट करता हुआ 26.14% का यहाँ पे 3 साल में। अगर हम 1 साल देखें तो 13%, 13.5% के करीब करीब, वहीं पे 5 साल देखें तो 26% का इसने रिटर्न दिया है, जो कि हिस्ट्रिकल रिटर्न आप मानोगे। अगर ऑल टाइम देखा जाए तो वो भी भाई 20% से ज्यादा यहाँ पे रिटर्न देता हुआ। तो उस हिसाब से एक्सपेक्टेड है कि 14% से जो है हम यहाँ पे अबाउट 18-20% का जो है यहाँ पे सीएजीआर बना सकते हैं अगले 4-5 सालों में। इस वाली लिस्ट में नंबर 2 पे हमने रखा हुआ है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड को। ये वाला फंड 2 नंबर पे है क्योंकि यहाँ पे आप रिलाई कर सकते हो। 78,500 करोड़ का टोटल फंड साइज है। 50 से 70 मतलब स्टॉक का जो है ये टोटल इसका पोर्टफोलियो है। अगर एक्सपेंस रेशियो देखोगे तो 0.86% जो है डायरेक्ट में और रेगुलर में 1.41% का दिखेगा। वहीं पे इसका फंड मैनेजर अनीश तवाकली है। इसका स्ट्रेंथ अगर आप बोलोगे ना तो मैनेजर जो है सेफ्टी फर्स्ट को प्रायोरिटी देता है, मतलब पहले सेफ्टी उसके बाद इन्वेस्टमेंट। तो आपके मतलब जो मैं आपको पहले ही बता रहा था कि पैसे को सेव कैसे रखनी है वो फंड मैनेजर को पता है। तो यहां पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। किसी को अगर रिस्क नहीं लेना है तो ये वाला फंड सही रहेगा उसके लिए। जो मैं आपको बता रहा था कि देखो रिस्क फ्री यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा भाई। इसका जो मतलब टोटल साइज है उसका अबाउट 80% से प्लस जो अमाउंट है वो ये कहां पे लगाती है, बाय मार्केट कैप जो बड़ा बड़ा कंपनी है 100 बड़ा बड़ा कंपनी इंडिया का, उसी में से ही ये चूज करता है एंड अबाउट जो है 60-70 स्टॉक को पिक कर लेता है एंड यही सिंपल सा इसका स्ट्रेटजी है। तो ये टोटली जो है यहाँ पे रिस्क फ्री काम करती है। 2026 अभी के टाइम में इसका टॉप होल्डिंग देखा जाए तो भाई एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में ही है। इसका जो टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट मतलब जितना इसका कॉर्पस है उसका अबाउट 15 से 20% सीधा एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक में ही पैसे लगाती है। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री में भी हैवी वेटेज इसका जो इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद एलएनटी लार्सन एंड टोब्रो जो कंपनी है एलएनटी उसमें इन्वेस्टेड है ये। इन्फोसिस में जो है ये इन्वेस्टेड है। तो देखा जाए तो भाई इंफ्रास्ट्रक्चर बोलो, उसके बाद देखो यहाँ पे आईटी सेक्टर बोलो, उन सभी में जो है इसका इन्वेस्टमेंट है। मोस्ट प्रोबेबली 28% अपना एयूएम का जो है सीधा फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्ट करती है एंड बाकी का बाकी जो पैसे है वो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर और मतलब मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्ट करती है। ठीक है, फ्यूचर में देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये एक लार्ज कैप कंपनी है तो यहाँ पे स्टेबिलिटी की कोई कमी नहीं है। को लास्ट 3 साल का इसका सीएजीआर देख लो 18.41% का है, तो एकदम बेकार नहीं है। 5 साल का देखे तो वही 18% आता है, वर्ल्ड टाइम देखे तो 15% से भी ज्यादा आ रहा है, जो कि कहीं से भी कहीं 12% आप एक्सपेक्ट ना करके आप 15% मतलब 14-15% तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखोगे लास्ट 1 ईयर में तो उसमें भी भाई आपको बैंक से कई गुना ज्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो बैंक में हमें जाना ही क्यों है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर से सलाह ले लेना और अपने ओर से इन्वेस्टिगेशन कर लेना। नंबर 1 पे हमने जो म्यूचुअल फंड को रखा है ये बहुत ही छोटा सा मतलब म्यूचुअल फंड है, लेकिन ये जो है
हिस्ट्रिकल रिटर्न देने वाला है अगले आने वाले 3-4 सालों में। उसका रीजन बताता हूं, ये वाला जो फंड है वो है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स म्यूचुअल फंड। ये बहुत ही बढ़िया है, इतना ज्यादा पुराना फंड ये नहीं है, बिल्कुल नया फंड है, लेकिन भाई ये रिटर्न बहुत ही अच्छा देने वाला है। और उसका रीजन है ये कि सबसे पहले बता देता हूं कि निफ्टी नेक्स्ट 50 मतलब निफ्टी 50 में इंडिया का सबसे बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो 50 कंपनीज रहता है वो निफ्टी 50 में रहता है। उसके बाद निफ्टी मतलब 51 से लेकर 100 के बीच में जो वाले कंपनी रहते हैं ना, उन सभी के मतलब ये फंड है, उन सभी में इन्वेस्ट करता है, उन सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। ठीक है, तो बेफिक्र रह के हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसका जो फंड साइज है वो छोटा सा है, 6070 करोड़ का इसका फंड साइज है। तो क्योंकि ये छोटा सा फंड है तो यहाँ पे ट्रैकिंग एरर भी देखना पड़ेगा। ट्रैकिंग एरर बहुत लो है, देख सकते हो 0.05% का ट्रैकिंग एरर आपको यहाँ पे है, जो कि बहुत अच्छा है छोटा फंड के हिसाब से। वहीं पे अगर आप देखो तो एक्सपेंस रेशियो भाई 0.35% का है डायरेक्ट में। और ये जो है सबसे चीप आपको चार्ज करती है हाई, बहुत ही बड़ा बड़ा कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए जो आपसे पैसे लेती है, जो कमीशन लेती है ना, बहुत ही कम कमीशन लेती है। देख सकते हो 0.7% से 0.7% से 1% का जो है यहाँ पे ये जो है क्या लेती है, मतलब चार्जेस लेती है। तो अभी के टाइम में वेदांतो लिमिटेड में इसका 4.4% इन्वेस्टेड है। टीवीएस मोटर कॉर्प में जो है 3.8% का इन्वेस्टमेंट है। एचएएल जो आपके मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में 3.6% का इसने इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। जो कंपनीज आप देख रहे हो, कंपनी क्या मतलब फालतू कंपनी है? बिल्कुल नहीं। और डीवीएस लैबोरेटरीज में इसका 3.5, भारत पेट्रोलियम में भाई इसका 3.2%, और भी अच्छे खासे सेक्टर्स में जो है इन्वेस्ट करती है। 2026 में इसका एक्सपेक्टेड जो सीएजीआर रहने वाला है वो भाई 13 से 16% का शो कर रहा है, लेकिन ये 13 से 16% बिल्कुल और बिल्कुल नहीं देगा। ये कम से कम आपको 20% के करीब करीब ये जो है आपको रिटर्न देगा। और यहाँ पे रिस्क भी नहीं है। रिस्क क्यों नहीं है? क्योंकि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, मतलब इंडियन इकोनॉमी में आप इन्वेस्ट कर रही हो। पिछले सारे के सारे कंपनीज से ये जो है सबसे कम मतलब सीएजीआर इसका है 13.83 लास्ट 3 इयर्स में। लेकिन इसको मैंने पिक किया है क्योंकि ये जो है इंडियन इकोनॉमी में आपके पैसे को इन्वेस्ट करती है। जो एरो ट्रैक है वो भी कम है, आपको मतलब चार्जेस भी बहुत ज्यादा कम देना पड़ रहा है, एंड साथ ही साथ यहाँ पे हाई सिक्योरिटी भी है। एंड इनमें से आपका फेवरेट कंपनी कौन सा होने वाला है, कॉमेंट जरूर से करना। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग आउट।